अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 24 मार्च 2021 और गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं उसमें जो नए इन्फेक्शन की तादाद है पाकिस्तान में कन्फर्म्ड केसेस की वो 3,300 जो है वो सामने आए हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे में बदकिस्मती से 30 जो वो लोग हैं वो अपनी जान से गए हैं। तो अगर आज की वीडियो का आगाज़ हम करते हैं एक और अच्छी खबर से, और वो अच्छी खबर आई है असद उमर की तरफ से। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जो मार्च के एक आखिरी हफ्ता है, यानी इस महीने का आखिरी हफ्ता है, तो इसमें जो साइनोफार्म की वैक्सीन है उसकी 10 लाख डोजेस हुकूमत पहली दफ़ा बाकायदा जो कंसाइनमेंट जो पैसे दे के ले रही है तो वो पहुंच रही है। और इसी तरह 60,000 डोजेस जो हैं वो कैंसाइनो की पाकिस्तान में वो भी परचेज करने के बाद हुकूमत की तरफ से वो पहुंच रही हैं, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान को तकरीबन 15 लाख के करीब साइनोफार्म की डोजेज आई हैं वो थी उनकी तरफ से गिफ्ट, वो मिला था उनकी तरफ से तोहफा। और आप लोगों को ये भी पता है कि स्पुतनिक 5 जो है उसकी जो ये स्पुतनिक वी जिसको हम कहते हैं उसकी भी डोजेज जो हैं वो पाकिस्तान में 24 मार्च को यानी 10,000 डोजेज पहुंच रही हैं। तो अगर हम इसको मजमूई तौर पर देखें तो ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में जैसे हुकूमत ने फैसला किया था कि वो खरीदेंगे वैक्सीन को, तो पहली कंसाइनमेंट यानी पहली पैसे दे के जो वैक्सीन का मिलना है वो अब अमल शुरू हो रहा है। 60,000 डोजेज आएंगी कैंसाइनो की और 10 लाख डोजेज जो हैं वो आ जाएंगी साइनोफार्म की जो इसी हफ्ते में। और इसके साथ साथ 70 लाख जो डोजेज हैं उनकी खरीदारी के लिए जो पाकिस्तानी हुकाम हैं इनकी बातचीत चल रही है चीनियों के साथ। दोस्तों आज जो मुझे सेकंड डोज लगी थी साइनोफार्म ही की उसका है आज 7वां दिन, और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6 दिन क्या सूरत हाल रही है, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ सेकंड डोज लगने के 6 दिन के बाद, क्या टोटल सूरत हाल रही थी, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कल मैंने पोस्ट की थी। तो वो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने डिटेल में बात बताई है। क्योंकि दोस्तों ये 7 दिन का मैंने इसलिए जिक्र किया कि एक हफ्ता कंप्लीट हुआ है सेकेंड डोज को, और मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाऊंगा। तो दोस्तों ये जो एंटीबॉडीज चेक करवाऊंगा तो इससे पता चलेगा कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो किस हद तक कितनी ताकत से कितना इफेक्टिव होकर काम कर रहा है वायरस के खिलाफ। बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि उनको कहा जाता है मुख्तलिफ डॉक्टर्स की तरफ से या लोगों की तरफ से कि जो आपकी एंटीबॉडीज बनेगी वैक्सीन के बाद तो उनका कोई फायदा नहीं है और वो आपको नहीं बचा सकती वायरस से। तो इसमें कोई किसी तरह भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अगर हम आप लोगों को जिक्र करते हैं कि ये तमाम वो वैक्सीन हैं जिनमें से अक्सरियत स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए दी जाती हैं आपको। जब मकसद ही आपके अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन है तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाएं और वो पॉजिटिव या डिटेक्टेबल यानी एक खास लेवल से ऊपर ना हो तो वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो आपने इस तरह के किसी भी जो ये फेक न्यूज़ होती हैं या कुछ लोग अगर आपको डरा के फिर भी एक खौफ में रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर आपने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी है। आप में से जो कुछ लोग हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, आप में कुछ लोग जो हैं वैक्सीन लगने के बाद उनमें थोड़ी बहुत अलामात आ सकती हैं, लेकिन आज तक बहुत कम देखा गया, इंतहाई कम देखा गया कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों की हालत इतनी खराब हो जाए कि उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के बाद खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा हो। दोस्तों ये 14 दिन की बात भी इसलिए की कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती है और वायरस किसी भी तरह से हमारे अंदर जाता है, चाहे वो बीमारी की शक्ल में जाए या किसी वैक्सीन की शक्ल में, तो पहले 5 से 7 दिन यानी पहले हफ्ते 50% वो लोग हैं जिनके अंदर अलामात आ जाती हैं। अगर तो वो लगी हो आपको इन्फेक्शन हुई हो तो वो क्योंकि वायरस काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जब बना रहा होता है, जिसमें पहले 10 से 12 दिन में इम्यूनोग्लोबुलिन एम है और उसके बाद 12 दिन के बाद से इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, तो वो साथ साथ कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है, ऐसे मैसेंजर्स बनाता है जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, जिनको हम इंटरल्यूकन्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर मुख्तलिफ अलामात आती हैं। जैसे कि जो इंटरल्यूकन 1 होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम इस लड़ाई के दौरान इब्तदाई दिनों में ही बनाता है, तो वो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, उस पर काम करता है जिसकी वजह से हमें बुखार महसूस होता है। इसी तरह जो बाकी भी अलामात आती हैं जैसे जिस्म में दर्द है या खांसी है, तो ये तमाम इस बात को शो करती हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन की जो शक्ल में कम डोज में वायरस की मिकदार को, जैसे साइनोफॉर्म है तो उसमें मुर्दा वायरस हमारे अंदर भेजा जाता है, या कैनसाइनो है तो उसमें अडीनो वायरस के अंदर डाल के भेजा जाता है, तो क्योंकि ये कम मिकदार होती है तो
आमतौर पे हल्की अलामात आती हैं हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ से, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम पहले 7 दिन के अंदर वो एंटीबॉडीज की शक्ल बना रहा होता है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहते हैं, और उसके साथ ही बाद में सेकेंड वीक तक इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो सेकेंड वीक है उसके बाद मैं एंटीबॉडीज चेक करवाऊंगा और मैं फिर आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। और मैंने क्योंकि दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी दोस्त उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अगर उनको वैक्सीन लगी है और उसको सेकेंड डोज हो चुकी है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसकी अगर आप एंटीबॉडी चेक करवाते हैं तो वो मुझे ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करें और डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त करते भी हैं, व्हाट्सएप पे मुझे भेजते हैं और मेरे साथ अगर कोविड से मुतल्लिक आप डिस्कशन करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ। और कोविड के बाद, इस पेंडेमिक के बाद इंशाल्लाह कोविड के अलावा बातों पे भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान में यह भी बताया गया कि जो कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को मिलनी है 20% आबादी के लिए, लेकिन अब जो एस्ट्राजेनेका है उसके शायद बुरे दिन खत्म होने पे नहीं आ रहे। पिछले दिनों 22 मार्च को एक अच्छी खबर उन्होंने दी थी एस्ट्राजेनेका ने, और वो खबर ये थी कि जो अमेरिका में उनके ट्रायल्स चल रहे हैं 32,449 लोगों पे, और उनमें से 141 जो लोग हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी जो एफिकेसी है अमेरिका के वो ट्रायल जिसका पूरी दुनिया को बड़ी बेचैनी से इंतजार था कि एस्ट्राजेनेका की किस्मत का वो फैसला करेगा, तो उन्होंने कहा था कि इसकी एफिकेसी वहां पे 79% है। तो बदकिस्मती से अब उसके ऊपर भी जो अमरीकी है उन्होंने बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठा दिया, और कल पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसके अंदर एक काफी तशवीशनाक जो एक लड़ाई कह लें, एक आर्ग्यूमेंट कह लें, एक आपस में इख्तिलाफ राय कह लें, तो ये अमेरिका का जो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो उसका एक ज़ेली इदारा है नेशनल जो एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज का जो इदारा है जिसको डॉक्टर एंथनी फोसी जो है वो हेड भी करते हैं। तो उनकी एक ज़ेली कमेटी है जो डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड उसको कहते हैं। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट काम करता है, और उसने जब जायजा लिया है उनकी इस प्रेस रिलीज का, एस्ट्राजेनेका ने जो इंटरिम एनालिसिस की प्रेस रिलीज दी है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत बुरा रिएक्ट किया है। उनका ये कहना है कि जो एस्ट्राजेनेका है उसने जो डाटा है उसको सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, आउटडेटेड जो डाटा है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि इनके रिजल्ट्स अच्छे लगें। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना था कि इन्होंने बताया है कि 32,449 लोगों में से 141 लोगों को जो हुई है इन्फेक्शन, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि उनमें से प्लेसिबो कितनों को लगा हुआ था और कितने वो थे कि जिनको वैक्सीन लगी थी। तो जो ये डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है जो इंडिपेंडेंट काम करता है, उनका ये कहना है कि असल में इनकी एफिकेसी जो है वो 69 से लेके 74% के दरमियान बनती है, और इनको किसी भी तरह से ये नहीं करना चाहिए था। और अब ये समझ में आती है कि जो एस्ट्राजेनेका है वो बहुत डेस्परेट है, वो चाहती है कि उसकी जो वैक्सीन है वो लोगों को अच्छी खबरों के बारे में उनको बताया जाए। तो इस चक्रों में उन्होंने कोशिश की कि हम एक ऐसी खबर दे देते हैं कि जिसका शायद अमेरिकी बुरा भी ना मनाएं, और हो सकता है लोगों को एस्ट्राजेनेका पर एतमाद भी हो जाए। लेकिन क्योंकि अमेरिका का सिस्टम बड़ा सख्त है और उन्होंने उस पर बहुत बुरा रिएक्ट किया, और उन्होंने उनको कहा एस्ट्राजेनेका को कि आपने जो डिटेल दी है वो आपने गलत डिटेल दी है और आपने पुरानी इंफॉर्मेशन दी है, जिसको एस्ट्राजेनेका भी ये कहता है कि उन्होंने 17 फरवरी 2021 तक का जो डाटा है उसको शो किया है। लेकिन अमरीकियों का ये कहना है कि जो 17 फरवरी के बाद का डाटा है वैक्सीन का और इस ट्रायल का जो 32,449 लोगों पे हुआ था, तो वो डाटा क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के थोड़ा सा खिलाफ जाता है, एफिकेसी को कम करता है, तो इन्होंने जानते बूझते उस डाटा को शामिल नहीं किया। तो एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक नया प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, और लगता है ऐसे ही है कि एस्ट्राजेनेका कोशिशों के बावजूद भी इस मुश्किल चीज से नहीं निकल रही। दोस्तों, अब मैं शामिल करता हूं आपके एक या दो सवाल ताकि उनको भी वीडियो का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों, सवालों जवाब से पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो उन दोनों को, माँ और बाप दोनों को वैक्सीन लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आपने दुआ करनी है कि वो ठीक रहें, क्योंकि पिछले दिनों हमारा प्लान था और उनकी बारी भी आ गई थी जब हमने मैसेज किया था 1166 पे वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन जो मेरी वालदा हैं तो उनको फीवर हो गया था, गला ख़राब था, वो जो एक आम इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल होती है, तो इस वजह से हमने फिर पोस्टपोन किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको वैक्सीन्स लगवा ली हैं। जो मेरी वालदा हैं वो पहले उनको इन्फेक्शन हो चुकी है कोरोना की, वो उससे सेहतियाब हुई थी। लेकिन क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को भी कहते हैं कि वो लोग जिनको कोरोना की इन्फेक्शन हुए 3 महीने या उससे ज़ायद हो चुके हैं तो वो ज़रूर लगवा लें। तो इसी सिलसिले में मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी वैक्सीन लग चुकी है।
पहला जो सवाल है दोस्तों वो है रफीक वादी वाला की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि सर स्पुतनिक रेट इज़ टू हाई। देखें, जो स्पुतनिक वी है, 5 है, जो भी आप इसको नाम दें, क्योंकि इसको वी कहते हैं लेकिन शुरू में इसको 5 कहा गया था। तो इसका जो 2 इंजेक्शंस हैं, क्योंकि ये 2 इंजेक्शंस की वैक्सीन है, तो उसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 8,449 है। लेकिन जो कैनसाइनो वैक्सीन है, जो कि सिंगल शॉट वैक्सीन है, उसकी जो कीमत है 4,225 पाकिस्तानी रुपीज़ है। जबकि इंडिया में भी और रशिया में भी और बाकी जगहों पे भी या चाइना वगैरह में भी इनकी जो कीमतें हैं वो बहुत कम हैं। पाकिस्तान में जो कीमतें ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह है वो लॉजिस्टिक्स के अलावा, कि जो इसको वो खरीदेंगे और वाप लाएंगे, उसके अलावा एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक ऐसा डिमांड की सूरत हाल बनाई हुई है पाकिस्तान में कि हुकूमत ला नहीं रही, और अगर ला भी रही है तो इतनी स्लो इनकी परफॉर्मेंस है कि लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो हर सूरत वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और उनको लगवानी भी चाहिए। तो जिसकी वजह से वो जो मार्केट इकोनॉमी जिस पे काम करती है कि डिमांड एंड सप्लाई की किसी चीज़ की, जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कीमत है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि इनको पता है कंपनीज को कि जो इसकी प्राइस है वो लोग ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि बदकिस्मती से इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत के मामलात चला रहे हैं वो थोड़ा वो मार्केट से आए हुए लोग हैं, तो वो भी शायद इसी तरफ जाना चाहते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं उनको प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा लाएं और गवर्नमेंट को ये अपनी जिम्मेदारी कम पूरी करना पड़े। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतें कम होंगी, बल्कि क्योंकि हुकूमत का लूज कंट्रोल होता है, जो रेगुलेटर्स होते हैं वो प्रॉपर इनको चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो हो सकता है कि कीमतें आने के बाद ज़्यादा ही हों। लेकिन अगर ये जो कीमत फिक्स की है इस पे भी अगर लोगों को वैक्सीन मिल जाए तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वैक्सीन पैसे देके लगवाने को, तो वो जब लगवा लेंगे तो कम से कम ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे दबाव है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें से बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि लाइन जंप करके लगवाना चाहते होंगे। तो कम से कम जब वो पैसे देके लगवा लेंगे तो हमें इसकी मुस्बत साइड भी देखनी चाहिए। अगला जो सवाल है वो है नादिया राहील साहिबा की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं और हमें इससे बड़ा हौसला मिलता है। एक तो आपका शुक्रिया, और ये बनाने का मकसद ही सिर्फ आप लोगों को हौसला देना है ताकि उर्दू में वो वीडियोस बनाई जाएं जो फैक्ट्स पे हैं, जो हकीकत पे हैं, जिससे आपको हौसला हो, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। पूछना उन्होंने ये था कि 10 मार्च को उनके जो ससुर हैं उनको पहली डोज लगी थी साइनोफार्म की, और 23 मार्च को यानी वैक्सीन लगने के 13 दिन के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, गला ख़राब हुआ है और उसके बाद जिस्म में दर्द था। तो क्या ये मुमकिन है कि कोरोना इनको हो गया हो? तो उन्होंने कहा है कि जल्दी जवाब देने का। आपने ये सवाल पूछा था 1 घंटा पहले, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाजमी शामिल करूँ आपके सवाल के जवाब को। नादिया, इसमें ये देखें कि 13 दिन के बाद पहली जो डोज है आपके जो ससुर हैं, देखिए जो बुजुर्ग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम होता है कमज़ोर। 2 डोज लगने के बाद भी उनमें जो इम्यूनिटी होती है अगरचे पैदा होती है, लेकिन जवानों की निस्बत कम होती है। पहले तो ये बात जहन में रखें। दूसरी बात ये जहन में रखें कि पहली डोज लगने के बाद आमतौर पे 50% जो प्रोटेक्शन आती है या 50% लोगों में इस हद तक प्रोटेक्शन आती है कि लोग महफूज रहें, लेकिन वो 50% प्रोटेक्शन है जो इतनी नहीं होती कि वायरस से बचा सके। तो हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी वैक्सीन जिसकी 2 डोज हैं तो सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं काफ़ी हद तक, खासतौर पर सख्त किस्म की बीमारी के खिलाफ। लेकिन उससे पहले जो 13 दिन जैसे अभी गुजरे हैं तो इसमें मुश्किल है ये बात का सोचना कि प्रोटेक्शन मिली हो, और यही हुआ था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सिलसिले में भी कि जब वैक्सीन लगने के दूसरे दिन उनको ये सारी अलामात आई तो फिर और PCR पॉजिटिव आया, तो लोगों ने जब ये ब्लेम देने की कोशिश की तो यही उनको एक्सप्लेन किया गया कि वैक्सीन सेकेंड डोज के 2 हफ्ते पहले आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती उस लेवल की कि जिससे वायरस से आप बचें। अब जो आपने अलामात बताई हैं, अगर मैं उनको एक दफ़ा फिर देखूं तो आपने कहा कि गला खराब है, जिस्म में दर्द है, तो ये जो अलामात हैं अगरचे ये कोरोना की भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि ये किसी और वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा की हो। लेकिन इसका मकसद, क्योंकि आपके जो फादर इन लॉ हैं वो ज़ाहिर है एजेड हैं और उनमें
उम्र के साथ हो सकता है कि कोई ना कोई रिस्क फैक्टर हो, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप प्लीज़ पीसीआर ज़रूर चेक करवा लें, और अगर उनका पॉजिटिव आता है तो उनको आइसोलेट करें, उनका जो डॉक्टर है या जो भी हॉस्पिटल है उनसे रब्ता करें और उनका प्रॉपर इलाज हो अगर पीसीआर पॉजिटिव है। और अगर पीसीआर नेगेटिव है तो फिर इनको फिर भी कोशिश करें आइसोलेट रखें, ताकि ये किसी भी तरह सेकेंड डोज से 2 हफ्ते पहले ये एक्सपोज ना हो कोरोना वायरस से। क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि जब किसी को वैक्सीन लगती है, और मैं इससे गुजर चुका हूं पहली डोज के बाद, तो आपके अंदर ये इत्मीनान की कैफियत आ जाती है कि शायद आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यही वो टाइम होता है जब हमने ज्यादा महफूज रहना है। तो खुलासा ये है, आपके जो फादर इन लॉ है उनका पीसीआर टेस्ट होना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव होता है फिर भी वो एक रूटीन की दवाई लेके और रेस्ट करें तो वो निकल आएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो वो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है उनको किसी एंटीबायोटिक की जरूरत हो। लेकिन अगर पीसीआर पॉजिटिव आता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको डॉक्टर की हदायत के मुताबिक घर में आप ट्रीट करें। अगर रिस्क फैक्टर हैं तो उस पर भी मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है कि मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट हैं वो जो उनको दिए जा सकते हैं। और अगर आप मुनासिब समझें तो आप व्हाट्सएप पे ये केस मुझसे इन डिटेल डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि अगर किसी का जेन्युइनली कोरोना का कोई ऐसा इशू है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मुमकिन हद तक उनके साथ राब्ता रखूं या उनसे बात करूं। आज का जो आखिरी सवाल है वो है सरफराज अहमद साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए कौन सी वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, प्राइवेट किधर अवेलेबल है, ये बताएं। सरफराज अहमद साहब, अभी जो पाकिस्तान में 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगी है, तो इस वक्त राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो साइनोफार्म की वैक्सीन अवेलेबल है और वो सेफ़ है, और ये मुख्तलिफ जो हुकूमत के एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। और अभी मार्च के ये जो दिन गुजर रहे हैं आखिरी हफ्ते के, ये और अप्रैल के शुरू में ही पाकिस्तान में स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है जिसकी 2 डोजेज होती हैं वो अवेलेबल हो जाएगी, वो भी बुजुर्गों के लिए सेफ है। और साथ ही फिर कैनसाइनो की जो वैक्सीन है जो सिंगल शॉट वैक्सीन है वो भी अवेलेबल हो जाएगी और वो भी बुजुर्गों के लिए सेफ है। इनमें तीनों में से जो तो हुकूमत की तरफ से वैक्सीन आएंगी, खासतौर पे साइनोफार्म और कैनसाइनो, क्योंकि गवर्नमेंट लेके आ रही है खरीद के भी, और जो तोहफतन भी पाकिस्तान को मिली थी, तो ये तो हुकूमत के जो तजवीज़ करदा या जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स, वहाँ पे ये मुहैया की जाएगी। और इसका तरीका यही है कि 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़ायद है तो वो आपको बता देंगे कि आपने किस वैक्सीनेशन सेंटर पे उस दिन तशरीफ़ लेके जाएंगे आप, और आपको वो वैक्सीन लगेगी। लेकिन अगर प्राइवेट जो कंपनीज हैं जैसे कि स्पुतनिक वी और कैनसाइनो को लेके प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे और प्राइवेट इदारों पे ये वैक्सीन मुहैया होगी, और चांसेस यही हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो लगवाना चाहेंगे वो जाएंगे और वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी तो पैसे देके वो लगवा लेंगे। ये समझ में आती है पूरी तरतीब के ऐसे बनने जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और ये थे कुछ सवालात जिनके मैंने कोशिश किया जवाब देने की। मैं मुमकिन हद तक कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप पे आप लोगों के जो कोरोना से मुतालिक सवालात के जवाबात हैं मैं ज़रूर देने की कोशिश करूं, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद अब मैंने कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करूं लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है किसी भी किस्म की हेल्प की। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।